ठीक है सर। तो मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आज हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ और परिस्थितियां देखेंगे, जबकि कुछ भिन्न तरीके से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाया जाता है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अगर बीच में कहीं सिग्नल चला जाए तो आप कृपया करके मुझे सिग्नल दे दें कि सिग्नल चला गया है। जी सर, जी बता देंगे। दिख रहा है जी आपको? जी सर, दिख रहा है। यस सर। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अनइक्वल वेरिएंसेस एंड वन टेल्ड। कल हमने देखा था कि उस परिस्थिति में हमने टी टेस्ट लगाना सीखा था जबकि ये वेरिएंसेस जो है वो इक्वल थी, और हमने टू टेल्ड टेस्ट किया था। टू टेल्ड टेस्ट नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, जबकि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वगैरह नहीं बनाते, H0 बनाते हैं। आज हम दूसरी परिस्थिति देखेंगे जबकि वेरिएंसेस समान नहीं है। ओके। और फिर एक और थोड़ी सी और विकट सी परिस्थिति है, वो देखेंगे, और उसके बाद हम वन टेल्ड पर आएंगे। तो आज का जो एजेंडा है वो ये है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट टी टेस्ट विद अनइक्वल वेरिएंसेस एंड इक्वल सैंपल्स। इफेक्ट साइज देखेंगे। इस स्थिति में इफेक्ट साइज क्या होता है? अगर वेरिएंसेस अनइक्वल हो तो इफेक्ट साइज थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाला जाता है। फिर हम आएंगे इफेक्ट साइज इन केस ऑफ अनइक्वल सैंपल। ये जो है सैंपल, दो सैंपल्स हैं, ये इक्वल है, और दूसरी स्थिति है ये अनइक्वल है। अगर ये इक्वल है तो दो परिस्थिति हो सकती है कि वेरिएंसेस इक्वल है, इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस। इसी तरीके से सैंपल साइजेस अगर अनइक्वल हैं तो भी दो परिस्थिति हो सकती है, जबकि सैंपल ये वेरिएंसेस इक्वल हो और वेरिएंसेस अनइक्वल हो। भाई म्यूट रखिए आप, आपका किसी का वो माइक ऑन है। जब तक कि आपको कुछ प्रश्न ना पूछना हो या बीच में हस्तक्षेप ना करना हो तब तक म्यूट रखें कृपया करके। सर आपका माइक ऑन है। हाँ, तो इफेक्ट साइज इन केस ऑफ अनइक्वल वेरिएंसेस और इफेक्ट साइज इन केस ऑफ अनइक्वल सैंपल। जब सैंपल साइज इज इक्वल है, वेरिएंसेस भी इक्वल है, तो इफेक्ट साइज है कोहन का डी। जब सैंपल्स इक्वल है लेकिन वेरिएंसेस अनइक्वल है तब हम देखेंगे क्या है, और जब सैंपल्स अनइक्वल है तब देखेंगे क्या है। इसका मतलब तीन है, एक तो ये है डी और दो यहाँ है जिसे आज हम पढ़ेंगे। फिर हम इंडिपेंडेंट टेस्ट करेंगे जबकि दोनों अनइक्वल हो, वेरिएंसेस भी अनइक्वल है और सैंपल्स भी अनइक्वल है। ये स्थिति थोड़ी सी यूनिक है और इसको डील किया जाना चाहिए। तो ये अन्यथा ये प्रॉब्लमेटिक है, इससे समस्या है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे देखिएगा। इसको हम हल करेंगे सैंपल्स को बराबर बना के, इक्वलाइजेशन ऑफ अनइक्वल सैंपल्स यूजिंग एसपीएसएस। जो सैंपल के साइजेस बराबर नहीं है उनको हम बराबर बनाएंगे। फिर हम वन टेल टेस्ट पर आएंगे और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाना सीखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। वन टेल्ड टेस्ट लगा के उसकी आउटपुट को देखेंगे। तो ये आज का एजेंडा है। जो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इंटरप्रिटेशन इन व्यू ऑफ वेरिएंस हेटेरोजेनिटी। सबसे पहला केस है
कल हमने देखा था वेराइंसेस इक्वल है, और आज हम देख रहे हैं वेराइंसेस अनइक्वल है। सैंपल इक्वल ही है, सैंपल इक्वल है, अनइक्वल वेराइंसेस इक्वल सैंपल। तो ये देखिए एक आउटपुट है, सीधा डायरेक्टली आ रहा हूं मैं। इसको एसपीएसएस में करने के लिए सेम ही तरीका है, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, चाहे डेटा में चाहे वेराइंसेस इक्वल है चाहे अनइक्वल है, आपको कंडक्ट जो करना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वो वैसे ही करना है। तो ये है रिजल्ट ऑफ टी टेस्ट फॉर स्कूल एडजस्टमेंट और जेंडर मेल और फीमेल। तो छात्र और छात्राओं का स्कूल एडजस्टमेंट है, ये उनके मीन स्कोर्स हैं 9.20, 25.53, ये इनके सैंपल साइजेस हैं जो इक्वल हैं, ये इनके स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं। तो यहाँ सैंपल साइजेस इक्वल हैं, सैंपल्स इक्वल, और वेराइंसेस क्या है ये देखना है अभी। तो वेराइंसेस देखने के लिए कल आपको बताया था कि जो बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन है 10.36 और छोटे स्टैंडर्ड डिविएशन का अनुपात निकाला जाता है। ये अगर 2 से कम है तो माना जाता है कि ये वेराइंसेस इक्वल है, अगर 2 से ज्यादा है तो माना जाएगा कि वेराइंसेस इक्वल नहीं है। ये 2 से ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ, क्योंकि ये 4.2 है, ये 10.36 है। अगर नीचे 5 होता तब भी 2 से ज्यादा होता, ये तो 4.2 है। ओके, तो और भी ज्यादा है 2 से, तो इसका मतलब वेराइंसेस अनइक्वल है, यहां से देख के पता लगता है, डेस्क्रिप्टिव। दूसरा फिर एक और वेराइंसेस का देखने का तरीका वो है लेविन्स का टेस्ट। तो उसकी आउटपुट टी टेस्ट में ही आ जाती है, ये उसकी आउटपुट है, ये है लेविन्स टेस्ट की आउटपुट। तो लेविन्स टेस्ट की आउटपुट है, एफ वैल्यू है 9.96 और सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.004। अगर ये अल्फा लेवल से कम है, पी अल्फा लेवल से अगर कम है तो ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है तो ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। नॉन सिग्निफिकेंट चाहिए हमें इक्वल बनाने के लिए। यहाँ पर क्योंकि ये 0.01 से कम है, 0.004, 0.01 से कम है, इसलिए ये सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, और इसलिए ये जो वेराइंसेस हैं ये इक्वल नहीं है। ओके, तो वेराइंसेस इक्वल नहीं है, सैंपल्स इक्वल हैं। तो इस परिस्थिति में हम ये दूसरी लाइन को इंटरप्रेट करते हैं, सेकंड रो। कल हमने देखा था कि फर्स्ट रो को इंटरप्रेट किया था कल हमने, आज हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वेराइंसेस इक्वल नहीं हैं, असमान है। ओके, अब देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे। चलिए पहले इसको इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, फिर अब टी टेस्ट पर आएंगे। तो टी टेस्ट की वैल्यू, टी की वैल्यू है 5.66 माइनस में, माइनस शो करता है ये इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करता है, पहले में से दूसरे को, दूसरे में से पहले को करता। अगर फीमेल आप पहले लिख देते, मेल बाद में लिखते तो ये प्लस आ जाता यहाँ, क्योंकि जो टी है वो होता है d/सिग्मा डी। डी सिग्मा डी तो पॉजिटिव ही होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। डी जो है ये मीन 1 माइनस मीन 2 है, तो अगर मीन 1 मीन 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा, और अगर बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव, तो इसलिए ये माइनस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 18.47 है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो नॉर्मली वो होती है, इंटीग्रल वैल्यू होती है कि पूर्णांक होती है, वो यहाँ
एडजस्ट की जाती है, और सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.00, तो इससे फिर करेंगे हम, इससे हम इंटरप्रेट करेंगे ये 0.01 से कम है इसलिए सार्थक है। यहां उद्देश्य था ये देखना कि वेरिएंस इज इक्वल है कि नहीं, यहां उद्देश्य ये देखना है कि दो माध्ययों के बीच में अंतर सार्थक है या नहीं। तो यहां निरस्त हो गई शून्य परिकल्पना, H0 रिजेक्टेड। इसका मतलब दो माध्ययों में सार्थक अंतर है, ये 0 नहीं है। अब 0 नहीं है यानी कि या तो ये बड़ा है 0 से या छोटा है 0 से। अब ये बड़ा है कि छोटा है ये पता लगेगा इससे, ये छोटा है क्यों, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो छोटा है इसका मतलब मेल का स्कूल एडजस्टमेंट फीमेल के मुकाबले कम है। तो इस तरीके से हम इस पूरी आउटपुट को इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो वही फिर अगली स्लाइड में दिखाया गया आपको। इंटरप्रिटेशन ऑफ द आउटपुट, सबसे पहले हम होमोजेनिटी को इंटरप्रेट करेंगे, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो फ्रॉम टेबल 1 इट कैन बी सीन दैट रेशियो ऑफ द लार्जर, बड़े स्टैंडर्ड डिविएशन का छोटे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ अनुपात 10.36 डिवाइडेड बाय 4.20 है, जो कैलकुलेट करो तो 2.47 आता है। ये 2 से बड़ा है, इसलिए दोनों वेरिएंसेस को समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि 2 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 से कम बल्कि। फर्दर अब आगे लेविन्स जो स्टैटिस्टिक्स है उसको इंटरप्रेट करेंगे। आगे सारणी 2 में लेविन्स की सांख्यिकी का मान 9.961 है, जिसका सार्थकता मान है 0.004, जो 0.01 से छोटा है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि लेविन्स का एफ सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक है, इसलिए शून्य परिकल्पना। अब यहाँ शून्य परिकल्पना बनेगी वेरिएंसेस में प्रसरणों से संबंधित। शून्य परिकल्पना के छात्र और छात्राओं के विद्यालयीन समायोजन के प्रसरणों में, माध्यम में नहीं, प्रसरणों में, ये टेस्ट है लेविन्स का एफ टेस्ट, ये प्रसरणों के अंतर की सार्थकता की जांच करता है, प्रसरणों में अंतर। टी टेस्ट जो है वो जांच करता है माध्यम में अंतर, ये ध्यान रहे। तो इसने जांचा ये सार्थक है, इसका मतलब प्रसरणों में अंतर सार्थक नहीं है, प्रसरणों में अंतर नहीं है, और सार्थक है तो अंतर है, यहाँ सार्थक है, एफ इज सिग्निफिकेंट, इसका मतलब प्रसरणों में अंतर है। और अंतर है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजम्पशन है इक्वलिटी ऑफ द वेरिएंसेस, प्रसरणों में समानता की अवधारणा सत्य नहीं है, फुलफिल नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती। तो इसके मद्देनजर हम अब टी टेस्ट की आउटपुट को इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर्स ऑफ एडजस्टमेंट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ, अब हम सेकंड रो को इंटरप्रेट करेंगे। एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकंड रो ऑफ टेबल 2, equality of variance is not assumed, okay, shows that value of t is minus 5.66 with degree of freedom 18.47, whose two-tailed p value is 0.000. This p value is smaller than 0.01, therefore significant at 0.01 level of significance. क्योंकि ये 0.01 से कम है इसलिए सार्थक है। इसलिए अब शून्य परिकल्पना क्या बनी कि लड़के और छात्रों और छात्राओं के विद्यालयीन समायोजन के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, ये निरस्त की जाती है। निरस्त करने का मतलब है छात्रों और छात्राओं के विद्यालयीन समायोजन के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। अब सार्थक अंतर है इसका मतलब अंतर 0 नहीं है, तो अंतर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो ये पता लगता है टेबल 1 से।
जहां मीन स्कूल एडजस्टमेंट स्कोर ऑफ मेल is 9.2, which is significantly smaller than the female. Okay, 25.53. इसका मतलब मेल स्टूडेंट जो है वो फीमेल के मुकाबले उनका विद्यालयीन समायोजन सार्थक रूप से निम्न है। तो इस तरीके से वेरायंसेस, होमोजेनिटी ऑफ वेरायंस की अजम्पशन फुलफिल होती है या नहीं होती है, दोनों परिस्थिति में हम टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों परिस्थिति में टी का उपयोग थोड़ा सा भिन्न है। और ये भिन्नता कौन सा हमें इंटरप्रेट करना है, ये हमें जब तक पता नहीं लगेगा जब तक कि हम होमोजेनिटी ऑफ वेरायंसेस की अजम्पशन को टेस्ट नहीं करते। तो हमने अभी तक दो केस पढ़ लिए। एक है सैंपल साइज इक्वल है, n1 इज इक्वल टू n2, और वेरायंसेस इक्वल है, और दूसरा वेरायंसेस इक्वल नहीं है। ये दोनों केस हम पढ़ चुके। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वेरायंस ये n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ओके, और वेरायंसेस इक्वल है, इक्वल या अनइक्वल, ये दोनों केस अभी हमें पढ़ने बाकी हैं। तो अब मैं आता हूं उस परिस्थिति में जबकि सैंपल साइज इक्वल नहीं है। अच्छा, अभी इसमें लेकिन ये बचा कि इसका इफेक्ट साइज, इस केस में जब वेरायंसेस इक्वल नहीं है तो इफेक्ट साइज क्या होता है। जब वेरायंसेस इक्वल है, इफेक्ट साइज होता है कोहन का डी। इस केस में इफेक्ट साइज जो है थोड़ा डिफरेंट है। कल के पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछा था कि ग्लास डेल्टा और हेजिस जी ये किस काम आते हैं, तो आज उसका जवाब मिल रहा है। इस केस में जब दो वेरायंसेस इक्वल नहीं है स्टैटिस्टिकली, ओके, सार्थक रूप से भिन्न है, तब हम उनको पूल नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में इफेक्ट साइज मेजर थोड़ा सा अलग होता है, उसे हम ग्लास डेल्टा कहते हैं। ग्लास एक वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन, और डेल्टा एक चिन्ह है, ग्रीक अल्फाबेट। तो ग्लास डेल्टा का फार्मूला है मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन सिग्मा 1 और सिग्मा 2। इसका मतलब दो डेल्टा निकलेंगे। देखिए, कोहन डी था मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा पूल्ड, और सिग्मा पूल्ड था दोनों सिग्माओं का एवरेज। यहाँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न है टोटली, तब इसका एवरेज निकालना, एवरेज रिलायबल नहीं होता जब दोनों बहुत वो हो, भिन्न हो। इस स्थिति में हम इनमें से कोई एक लेंगे, मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन सिग्मा 1 और मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन सिग्मा 2। तो हमारे पास दो डेल्टा आ जाएंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, और हम इन्हें इंटरप्रेट कर देंगे कि इफेक्ट साइज यहां से यहां तक है। देखिए, when the denominator of SD denominator is SD of either of the two group, दोनों में से कोई। अब इस पिछले सवाल में इफेक्ट साइज अगर हम निकालें तो ये मीन का डिफरेंस है 25 माइनस 0.53 माइनस 9.20, ये मीन 1 माइनस मीन 2 है, और ये है एक स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, 10.36 यहां, ये 10.36। तो एक बार करेंगे हम 25.53 माइनस 9.20, 25.53 माइनस 9.20 डिवाइडेड बाई 10.36, और अब की बार इससे करेंगे 25.53 माइनस 9.20 डिवाइडेड बाई 4.00, ये आ जाएंगे दो डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो इनको इंटरप्रेट कर लेंगे हम। तो देखिए, इफेक्ट साइज
ये आया 1.58 और ये आया 3.89। तो अब हम कहेंगे एज पर कौन गाइडलाइन द इफेक्ट साइज फॉर जेंडर ऑन स्कूल एडजस्टमेंट इज ह्यूज इन आइदर केस। भाई यहाँ भी 1 से 1.2 से ज्यादा, यहाँ भी 1.2 से ज्यादा। अगर होता कि इधर मीडियम होता इधर हाई, तो अपन कहते हैं कि इसका इफेक्ट साइज जो है मीडियम टू हाई है। जैसे कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालते हैं, हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो 0.5 से लेके 0.8 के बीच में है। क्यों? क्योंकि टेस्ट रेटस 0.5 है, ओके, स्प्लिट हाफ 0.6 है, क्रोनबेक अल्फा 0.8 है। तो ये रेंज यहाँ से यहाँ करते हैं। इसी तरीके से ये दो में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ इफेक्ट साइज कब, ये किस परिस्थिति में है, जबकि वेरिएंसेस अनइक्वल है। अब तीसरा आते हैं इफेक्ट साइज फॉर अनइक्वल सैंपल। अब देखिए स्थितियां बनती हैं, सैंपल साइज इक्वल है, वेरिएंस भी इक्वल है, कोहन का डी, ये हमने कल किया था। सैंपल साइज इज इक्वल है, वेरिएंस इज अनइक्वल है, ग्लास डेल्टा, ये आज किया है। अब यह अब कर रहे हैं कि सैंपल अनइक्वल है और वेरिएंस इज इक्वल है, तो हैजिस जी। और एक चौथा और बनता है जो इसमें नहीं दिखाया गया, कि सैंपल्स भी अनइक्वल है और वेरिएंसेस भी अनइक्वल है, तब ग्लास डेल्टा। क्यों? क्योंकि हम सैंपल को अनइक्वल नहीं रहने देंगे, बल्कि इसे हम इक्वल बना लेंगे। क्योंकि जब सैंपल साइज भी अनइक्वल है और वेरिएंसेस भी अनइक्वल है, ऐसी परिस्थिति में हम जो जो आता है ना पी की वैल्यू, वो रिलायबल नहीं होती। इट इज नॉट रिलायबल पी वैल्यू, तो इसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो हम इनको इक्वल बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। तो मतलब परिस्थिति 4 है, लेकिन जो इफेक्ट साइज है वो 3 ही है, कोहन्स डी, ग्लास डेल्टा और हैजिस जी। हैजिस जी क्या होता है? हैजिस जी इज यूज्ड इन केस ऑफ अनइक्वल सैंपल। अनइक्वल सैंपल का मतलब है कि वही n2/n1 उनकी रेशो 1.5 से ज्यादा होनी चाहिए, 1.5 गुना। मतलब सैंपल साइज एग्जैक्टली बराबर होने की जरूरत नहीं है। एक सैंपल साइज मान लीजिए 20 है और दूसरा सैंपल साइज 10 है, तो ये रेशो होगी 2, ये अनइक्वल है। लेकिन एक सैंपल साइज है 12, दूसरा है 10, ये इनकी रेशो हुई 1/2। ये क्योंकि 1.5 से कम है, तो इन्हें हम इक्वल ही मानेंगे। स्टैटिस्टिकली इक्वल, इक्वल मतलब स्टैटिस्टिकली इक्वल। जैसे दो माध्य में कहते हैं अंतर शून्य है, मतलब सार्थक नहीं है। जैसे दो वेरिएंसेस का अंतर सार्थक नहीं है, ऐसे ही दो सैंपल्स का अंतर सार्थक नहीं है, मतलब वो बराबर उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो हम सैंपल साइज देखने के लिए हम देखेंगे कि या तो वो एग्जैक्टली बराबर हो या उनकी रेशो 1.5 गुने से कम हो। और हैजिस जी कैसे निकालते हैं? हैजिस जी निकलता है इस फार्मूले से, जी इज इक्वल टू मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन MSS विद इन अंडर रूट। अब ये MSS विद इन अंडर रूट एक नई चीज है, जो जो वन वे एनोवा की टर्मिनोलॉजी है। तो इसे हम एनोवा में निकालते हैं, ओके। अभी बता देंगे कैसे। ये है MSS विद इन मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, MSS। तो ये निकालना बता देंगे, बहुत आसान है। और वैसे भी अपने को आगे चल के एनोवा भी पढ़ना है। तो ये एग्जाम्पल है, देखिए, जिसमें बताऊंगा मैं अभी आपको कि कैसे
अभी फाइल खुल रही है, डेटा हाइपर लिंक्ड है। ये देखिए डेटा है इसमें। ये है SH, मतलब स्टडी हैबिट, अध्ययन की आदत, SH के, ये स्टडी हैबिट है। और ये एक है नेट। नेट का मतलब है एक ऐसा वेरिएबल है, एक है सेलेक्टेड और दो है रिजेक्टेड। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो यूजीसी नेट में सेलेक्ट होते हैं और जो यूजीसी नेट में सेलेक्ट नहीं होते, उनकी स्टडी हैबिट्स में कुछ डिफरेंस है क्या? कि यूजीसी नेट क्लियर करने वाले जो है उनकी बेहतर है स्टडी हैबिट्स, ऐसा देखने का एक वो था उद्देश्य। तो उसके लिए डेटा लिया, कुछ ऐसे विद्यार्थी लिए जो कि नेट क्लियर है, कुछ ऐसे लिए जो नेट क्लियर नहीं है। तो ये यहाँ आए हम, इसमें टी टेस्ट लगाना है हमें। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव कंपेयर मींस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। स्टडी हैबिट टेस्ट वेरिएबल है और नेट ये वो है ग्रुपिंग वेरिएबल है, क्योंकि इसमें नेट सिलेक्टेड और नेट रिजेक्टेड 1 और 2 और ओके। तो दो टेबल आई हमारे पास। ये है, इससे पता लगता है सैंपल साइज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये है एफ टेस्ट है और ये है टी टेस्ट है, ये सब। तो इसको मैं यहाँ ले आया हूँ अपने प्रेजेंटेशन में। ये देखिए, ये है आउटपुट फ्रॉम अनइक्वल सैंपल्स। तो यहाँ सैंपल है, एक सैंपल है 33, दूसरा सैंपल है 51। तो अगर बड़े सैंपल साइज को छोटे से डिवाइड करें तो 51 डिवाइडेड बाई 33, तो ये आता है 1.55। इसका मतलब N2 इज नॉट इक्वल टू N1। तो इसलिए इसमें कोहेरेंस डी नहीं लगा, क्योंकि अनइक्वल सैंपल्स हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे पता लगेगा कि इनकी वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं। तो हम डिवाइड करें 6.51 को 4.72 से, 6.52 4.72, इनका रेशो देखते हैं। 6.52 डिवाइडेड बाई 4.72, 1.38। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये समान है, क्योंकि 2 से कम है। तो मतलब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, सैंपल्स इक्वल अनइक्वल हैं और वेरिएंसेस इक्वल हैं। तो ये हेजिज जी की स्थिति है, अनइक्वल सैंपल्स और अनइक्वल सैंपल्स और इक्वल वेरिएंसेस, ये स्थिति ऊपर नहीं है। तो इसमें लगेगा हेजिज जी। हेजिज जी के लिए चाहिए हमें ये MSS विद इन। तो MSS विद इन कैसे निकलेगी? ये बहुत सिंपल है, उसी डेटा में आई है। और जहां कंपेयर मीन्स है, एनालाइज कंपेयर मीन्स, इसी में आगे चले तो वन वे एनोवा, ये रहा वन वे एनोवा। जब हम वन वे एनोवा पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे। अभी सिर्फ इतना करेंगे जितना आज जरूरत है, वन वे एनोवा। इसमें भी वही है, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी हैबिट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेट।
ओके, और ओके कर दीजिए। तो ये टेबल आई हमारी, ये वाली, ये देखिए, इसमें ये है मीन स्क्वायर। तो दरअसल ये है मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर है, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर है, और ये विद इन ग्रुप। तो विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप दो हैं। ये 30.15, 30.150, ये है MSS विद इन की वैल्यू। तो ये हमारी टेबल आई। इस टेबल में ये वन वे एनोवा का रिजल्ट है। वन वे एनोवा में हालांकि 2 से ज्यादा ग्रुप कंपेयर होते हैं, पर 2 भी होते हैं, 2 को भी कोई रोक नहीं है। तो ये विद इन ग्रुप है 30.150। M1 माइनस M2 है, ये M1 माइनस M2 70.333 माइनस 64.3137। ओके, अब हम निकाल सकते हैं हैजिस जी। तो ये देखिए हैजिस जी और उसकी इंटरप्रिटेशन। Table 3 shows the two samples to be unequal as the ratio of the larger sample to smaller one is 51 divided by 33, 1.55, which is greater than 1.5। 1.5 से 1.5 गुना से ज्यादा है बड़ा सैंपल छोटे के मुकाबले, इसलिए ये अनइक्वल माने जा सकते हैं। अब माध्यम के बीच का अंतर है 70.3333 माइनस 64.3137, यानी 6.0196। एनोवा से पता लगता है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन वो है 30.150। इसलिए हैजिस की वैल्यू हुई 6.0196 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 30.15। 25 का अंडर रूट 5 है, 30 का 5.518 है। 6.0196 को डिवाइड इससे करें तो आता है 1.09। तो एज पर कोहन गाइडलाइन द इफेक्ट ऑफ नेट सिलेक्शन ऑन स्टडी हैबिट ऑफ द कैंडिडेट इज लार्ज। क्या इफेक्ट है? 1.09, ये 0.8 से बड़ा है, इसलिए लार्ज है। देयरफॉर जो स्टडी हैबिट है वो काफी हद तक, अत्यधिक सीमा तक प्रभावित करती है आपकी स्टडी हैबिट्स को। तो ये हमने देखा 3 तरह के, हमने देखे कोहन्स डी जब यूज होता है जबकि सैंपल इक्वल है, वेरिएंसेस इक्वल है। क्लास डेल्टा जब यूज होता है सैंपल्स इक्वल है, वेरिएंसेस अनइक्वल है। हैजिस जी तब यूज होता है जब सैंपल्स अनइक्वल है, वेरिएंसेस इक्वल है। और वो परिस्थिति जबकि दोनों अनइक्वल है, उस केस में वो परिस्थिति हम रहने ही नहीं देते, क्योंकि हम अनइक्वल वेरिएंसेस, अगर सैंपल भी अनइक्वल है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसको हमें सैंपल्स को बराबर बना के डील करते हैं हम। तो अब एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जबकि ये दोनों अनइक्वल है। ये देखिए एग्जांपल है हमारे सामने, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, स्कूल और मैथमेटिक्स अचीवमेंट। स्कूल एक ग्रुपिंग वेरिएबल है, नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है, डायकोटमस वेरिएबल है। डायकोटमस मतलब जिसकी 2 ही क्लास वो है वर्क क्लासिफिकेशन, एक है गवर्नमेंट स्कूल और दूसरा प्राइवेट स्कूल। तो स्कूलों को हमने स्कूल का प्रकार है और उसको हमने 2 बेसिस पर, एक बेस पर डिवाइड किया है वो कि इनका प्रशासन कैसे, सरकारी प्रबंधन है कि निजी है। दूसरा हमारा वेरिएबल है मैथमेटिक्स अचीवमेंट। हम देखना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी का मैथ्स अचीवमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के विद्यार्थियों का मैथ्स अचीवमेंट में कुछ सार्थक अंतर है। तो हमने सैंपल लिया और बाय चांस ये सैंपल इस तरह का है, इसमें
दो 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 चले आ रहे हैं, कहां तक, 22 तक, और इसके बाद एक 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 है, और ये चले आ रहे हैं, ये है 34 तक। इसका मतलब 22 दो है, दो का मतलब है, दो का क्या मतलब है, यहाँ दो का, अच्छा यहां से देख सकते हैं, दो का मतलब स्कूल, व्यू प्राइवेट, लेबल, दो का मतलब है प्राइवेट, जी, और और एक का एक मतलब है गवर्नमेंट। ओके, तो अब हम इसमें टी टेस्ट लगाना है और उसका इफेक्ट साइज वगैरह निकालने हैं, तो हम पहले इसमें एनालाइज और कंपेयर मींस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। मैथमेटिक्स अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्कूल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्कूल के दो हैं, 1 और 2, कंटिन्यू और ओके। तो दो टेबल आई हमारे पास, ये है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सैंपल साइज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर पता लगती है। ये है टी टेस्ट की टेबल, जिसमें हमें पता लगता है लेविस टेस्ट इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस के लिए, ये टी टेस्ट, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इधर वाली भी देखें यदि, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस, मतलब ये जो डिफरेंस है दो माध्यों के बीच का पॉपुलेशन में, ये कितना होने की संभावना है, इससे भी हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ये भी अभी आपको बताएंगे। तो अब यहां आते हैं कि इसे डील करते हैं सिचुएशन। ये है टेबल 5, तो यहां आप देखें, एक सैंपल साइज 22 है, दूसरा 12 है। हम देख रहे हैं पहले सैंपल साइज और वेराइंसेस, ये दो चीजें देखने हैं हमें। तो सैंपल है n2/n1, 22/12, 12 कम 12, 10, 100, 12 8 96, इतना हुआ। तो ये 1.5 से बड़ा है। अब आइए स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये 13.94 बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसको यदि डिवाइड करें 5.74 से, तो ये आया 2.43। तो रेशो ऑफ द बिगर वन, और 22/12 आया 1.83। तो n2 n2/n1 1.83 है, और सिग्मा 2/σ1 2.47 है। ये क्योंकि 1.1.5 से 1.5 से ज्यादा है और ये 2 से ज्यादा है, तो सैंपल्स भी अनइक्वल है, अनइक्वल, और वेरायंस भी अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है। इसका मतलब हमारे सामने है। अब हम ये जो टी टेस्ट लगाएंगे, ये सिग्निफिकेंस टू टेल्ड, ये जो है, ये या ये वेरिएंस अनइक्वल है, ये वाली, ये रिलायबल नहीं है, नॉट रिलायबल, इसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते हम। तो देखिए हम लिख रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस फ्रॉम टेबल 5, it can be seen that ratio of the larger standard deviation to smaller one is 13.94 divided by 5.74। एक सेकेंड, गलती है शायद इसमें, 13.94, ओके, वहां गलत किया हमने शायद, 13.94 डिवाइडेड बाई 5.74।
74। ये जो हमने 2.47 निकाला था ना, कोई नहीं, विच इज ग्रेटर देन 2, वहां कुछ और ले लिया शायद। 13.94 और 5.74 की जो रेशो है वो है 2.43, जो 2 से बड़ी है। इसलिए जो वेराइंसेस हैं उन्हें हम समान नहीं मान सकते, इसलिए होमोजेनिटी ऑफ वेरायंस की assumption वो हो रही है, वायलेट हो रही है। Further, table 6 shows that value of Levin's statistics is 11.55 and significance value is 0.002. ये टेबल 11.55 और ये वाली, ये जो है, ये देखिए जरा, 11.55 और 0.002, यही यहाँ, विच इज लेस देन 0.01। ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.02, ये 0.01 से कम है, 0.02। दिस मीन्स लेविन्स एफ इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, suggesting violation of assumption of equality of error variance। इसका मतलब जो त्रुटि प्रसरण है वो समान नहीं है, समान है, ये अवधारणा संतुष्ट नहीं होती। अब सैंपल साइज देखते हैं। रेशियो ऑफ द लार्जर टू स्मॉलर सैंपल इज 22/12, 1.833, ये 1.5 से ज्यादा है। इसका मतलब दोनों सैंपल्स को समान नहीं माना जा सकता। इस सिचुएशन में p वैल्यू ऑफ 0.004 does not remain reliable and hence should not be interpreted. Thus, it is advisable to make the two samples equal by random selection, even though it involves some loss of power. अब हम क्या करेंगे इस स्थिति में? हम n2 22 है, n1 12 है, तो हम इस 22 में से n2 भी हम 12 कर लेंगे। तो रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे इन 22 में से 12, ओके। और ये हम SPSS में ये प्रावधान है, इस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर हमें इंटरप्रेट करेंगे। ये हो चुका ना। नाउ अब हम आ रहे हैं एक मोड़ पर, अहम मोड़ पर, वो है इक्वलाइजिंग सैंपल्स बाय रैंडम सिलेक्शन। तो उसी डेटा पर आ रहे हैं हम, 22-12 वाले पर। ये वाला, ये है 22-12। पहले मैं करके दिखाता हूं और फिर आपको वो नियम लिखे हुए बताऊंगा कि मतलब स्टेप्स क्या हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें डाटा एंट्री में बड़ा सैंपल साइज हम पहले लिया हमने, ये 2 पहले है, ये 2 हम पहले 1 से भी शुरू कर सकते थे, 2 से भी कर सकते हैं। तो हमने इसको पहले बड़ा सैंपल यहां से यहां तक, यहां से लेके और यहां तक जो है ये है बड़ा सैंपल 22, इसका सैंपल साइज है, ये हमने पहले एंटर किया इसका डाटा, ये और इनके मैथमेटिक्स अचीवमेंट, ओके। और जो छोटा सैंपल है वो बाद में किया। इसकी वजह है कि जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो पहले में से करता है, तो इसका मतलब पहले वाले बड़े होने, ज्यादा होने चाहिए। अगर पहले छोटे हैं तो छोटे, पहले अगर 10 हैं तो 10 में से थोड़ा ही करेगा वो 22 सेलेक्ट, पहले 22 में से वो 12 सेलेक्ट कर लेगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि डाटा एंट्री करते समय आपको ऐसा करना है। दूसरी बात, नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो छोटा समूह है ना, ये डाटा आप इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो, क्योंकि ये डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो छोटा समूह के डाटा है 10,
12, 22 और 12 है ना, 23 से लेके 34 तक, इनको कॉपी कर रहा हूं मैं, एडिट कॉपी, क्योंकि इनको फिर बाद में हम पेस्ट करेंगे, इसलिए हमने कॉपी कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब इन 22 में से, ऊपर के 22 में से हम 12 लेंगे, 12। तो उसका तरीका यहाँ है, देखिए कैसे, डेटा सेलेक्ट केसेस, यहाँ है ऑल केसेस, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, रैंडम सैंपल ऑफ केसेस, ये है हमारा जो हमें चाहिए। सैंपल एक है अप्रोक्सीमेटली इतने % केस चाहिए हमें, और एक है एग्जैक्टली इतने केस चाहिए हमें आउट ऑफ फर्स्ट इतने केस। तो हमें चाहिए एग्जैक्टली 12 केस आउट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट 22 केसेस, इसलिए हमने पहले 22 एंटर करे, ठीक है, क्योंकि पहले 22 में से लेता है 12, उल्टा नहीं करता, पहले में से लेगा जितने लेने हैं आपको, तो पहला बड़ा होना चाहिए, दूसरा कम। कंटिन्यू और ओके कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ ये चीज दोबारा से। हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट केस यहाँ पर है डेटा के अंदर, डेटा ये सेलेक्ट केसेस, ठीक है, और ऐसी स्थिति रहेगी। अच्छा, इसमें ये कर दिया शायद सेलेक्ट ना, खैर ये यहाँ है रैंडम सैंपल ऑफ केसेस, सैंपल, और इसमें एग्जैक्टली 12 आउट ऑफ 22, कंटिन्यू और ओके। अच्छा, अच्छा इसने फिल्टर कर दिया, ओके, एक मिनट, ये एक दूसरा तरीका है। फिर से देख रहे हैं, एनालाइज डेटा सेलेक्ट केसेस, रैंडम सैंपल ऑफ केसेस, सैंपल एग्जैक्टली 12 केसेस आउट ऑफ फर्स्ट 22, कंटिन्यू। और यहाँ ये डिलीट अनसेलेक्टेड केसेस, वो उसने क्या किया था, ये फिल्टर आउट कर दिया था, फिल्टर आउट अनसेलेक्टेड केसेस, तो डिलीट अनसेलेक्टेड केसेस, तो एग्जीक्यूट हो गया वो, लेकिन अभी शायद ये है, ये आगे 12, तो ये इसने ऊपर के 22 में से ये 12 सेलेक्ट कर लिए, ओके। अब वो जो हमने कॉपी किए थे वो यहाँ पेस्ट कर दिए, जो नीचे वाले 12 थे। अब मेरे पास टोटल केस हो गए 24, पहले टोटल थे 34, 34, अब हो गए 24, अब दो 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 12, एक 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 12, तो यानी कि सैंपल साइज इक्वल हो गए अब, और रैंडमली इसने सेलेक्ट कर लिया अपने आप। तो इस हिसाब से ये है तरीका, बड़े सैंपल में से छोटे सैंपल के आकार का रैंडमली सैंपल निकालना, ताकि वो बराबर हो सके। अब हम इसको बस वो करेंगे, इसको टी टेस्ट अब लगा देंगे इसमें। अब इसमें टी टेस्ट लगाइए, एनालाइज, कंपेयर मीन्स, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, मैथ्स अचीवमेंट, स्कूल 1 to
कंटिन्यू और ओके। तो ये है, ये गवर्नमेंट स्कूल 12, प्राइवेट स्कूल 12, ये स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं। ओके, ये जो है एफ वो है लेविन्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और ये है टी वैल्यू, ये टी टेस्ट है। क्योंकि ये अनइक्वल है तो ये वाली दूसरी रो देखेंगे हम और हम इंटरप्रेट कर देंगे। लेकिन ये देखिए जरा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल से कैसे करते हैं, ये भी मैं आज आपको बता दूं, पर जरा ये देख लो इसमें है कि नहीं। हाँ है, ठीक है, यही बताऊंगा फिर मैं। तो ये जो मैंने किया अभी, इसको मैं, ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को 12-12 वाली को इधर ले जा रहा हूं यहाँ। ये था, यहां तक आए थे हम, ये भी देख लिया था हमने, ये था। अब यहां पढ़ते हैं हम, देखे ये इक्वलाइजिंग सैंपल बाय रैंडम सिलेक्शन। ये जैसे जैसे मैंने किया है, अब वो स्टेप्स आप देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, एंटर द लार्जर सैंपल N2 डेटा फर्स्ट। Step 2, after entering the data, copy the data related to the smaller sample to be pasted afterwards. बाद में हम इन्हें पेस्ट करेंगे, पहले उनको वो कर लीजिए। Now select random number of cases N1 out of first N2 cases by using the following instruction. Data select cases, select the, ये वेरिएबल इसकी जरूरत नहीं है। Select random sample of cases, इसकी ये जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी हो जाता है। Select random number of cases, select 12 out of 22, click exactly, enter 12 out of first 22 cases, continue, click delete the unselected cases or OK. Now step 4 is go to the saved data again and paste the copied cases to get 12 cases in each sample. वापस जाओ और वहां वो 12 पेस्ट कर दो जो आपने कॉपी किए थे। तो इस तरीके से हम समूह को बराबर बना देते हैं। अब ये बराबर बनाने के बाद इसकी आउटपुट है, ठीक है। अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर से देखिए, सैंपल साइज इज इक्वल हो गए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ये हैं, ओके। तो इनको देखें, इनकी रेशो कितनी है, इनकी रेशो फिर कैलकुलेटर यूज करके इनकी रेशो निकालते हैं। 12.26 डिवाइडेड बाई 5.74, तो यार 2.14, तो ये 2 से ज्यादा है, इसलिए वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये है अपना टेस्ट, लेविन्स का टेस्ट। ये भी यही कहता है कि वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0.05 से कम है, इसलिए सार्थक है, इसलिए लेविन्स स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम ये सेकंड रो अब हम करेंगे, क्योंकि सैंपल्स इक्वल है, वेरिएंसेस इक्वल नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ टी का मान 3.82 है, माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम 15.6 और सिग्निफिकेंस है 0.002, जो 0.01 से कम है, यानी सार्थक है। इसका मतलब दो माध्ययों के बीच अंतर सार्थक नहीं है, ये निरस्त की जाती है, यानी दोनों माध्ययों में अंतर सार्थक है। तो कौन से किसका माध्य ज्यादा है, किसका कम है? प्राइवेट वालों का मीन अचीवमेंट, मैथ्स अचीवमेंट, मेन स्कोर ज्यादा है गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले। इसका मतलब प्राइवेट वालों की जो वो है मैथ्स अचीवमेंट, वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। अब लास्ट में ये देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल से कैसे करते हैं।
ये तीसरा तरीका है कॉन्फिडेंस इंटरवल से करने का। पॉपुलेशन में जो नल हाइपोथेसिस है कि पॉपुलेशन में डिफरेंस जो है वो 0 है, ये नल हाइपोथेसिस H0, ठीक। ये रिजेक्ट हो रही है यहीं से, इससे भी देख के हम रिजेक्ट कर सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये हम देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन में, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% ऑफ द टाइम पॉपुलेशन मीन विल बी बिटवीन -23.2 टू -6.61। तो अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर 0 नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल या तो पूरा पॉजिटिव दिशा में है या पूरा नेगेटिव दिशा में है, तो शून्य परिकल्पना रिजेक्ट होती है। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है 0, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा ये है, तो यहाँ H0 रिजेक्टेड। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, इधर है, तो भी H0 रिजेक्टेड। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल बीच में है ये, तो यहाँ H0 रिजेक्ट नहीं होती, H0 एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि एक इधर माइनस है एक प्लस है। तो 95% ऑफ द टाइम ये जो सैंपल मीन है ये माइनस से प्लस के बीच में ऑसिलेट करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। इसका मतलब 0 ही है, कभी प्लस है कभी माइनस है, कभी प्लस है कभी माइनस है, तो इसका मतलब 0 है। लेकिन यहाँ -23 और -6 के बीच में 100 में से 95, इसका मतलब 0 तो नहीं है। यहाँ इसे देखकर भी अपन H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, तीसरा तरीका है। पर नॉर्मली इसको लोग करते नहीं है, इसको इंटरप्रेट, क्योंकि वो पता नहीं है इस चीज का ना। तो अब हम इसकी लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन करेंगे अब आगे। ये कैसे, ये देखिए इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इंटरप्रिटेशन नहीं की मैंने, लिखा है कि करो, आप करो। तो वही इसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के रिजल्ट की आउटपुट करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम रेशो ऑफ लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन टू स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन is 12.26 divided by 5.74, that is 2.14, which is greater than 2. Thus the variances cannot be assumed to be equal. Further, table Levin's test, in Levin's statistics. Further, Levin's F is significant at 0.05 level of significance, as F is 5.355, P is 0.030, which is less than 0.05. Therefore, homogeneity of variance assumption is violated.
तो ये हमने इंटरप्रेट कर दिया। नेक्स्ट है टी वैल्यू, therefore entering the second row, hence from second row of the output of t-test, okay, the value of t is significant at 0.01 level of significance. क्यों? t बराबर -3.82, df इज इक्वल टू 15.6, and p is equal to two-tailed is equal to 0.002, which is less than 0.08. Therefore, thus the null hypothesis okay, there is no significant difference in the mean scores of score maths achievement of government and private schools is rejected. Further, from observation of mean scores of achievement, it can be concluded that the maths achievement of private school students is significantly greater than that of the government school students. तो इस तरीके से ये इसकी लिखी जाएगी। और अब इफेक्ट साइज भी आगे निकाला जाएगा इसका, और इफेक्ट साइज भी यहाँ बताया जाता है, वो आपको बताया जा चुका है। अभी कोई सवाल तो नहीं है किसी का कुछ? नहीं तो फिर मैं आगे चलूं वन टेल टेस्ट पे। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ये हम तीनों स्थितियां हम डील कर चुके, चारों बल्कि। हाँ, नो सर। किसी ने हाथ खड़ा किया है, उमावस्थी। बोलिए जी, उमावस्थी जी, बोलिए उमावस्थी जी।
अनम्यूट करके बोलिए, क्या पूछना चाह रही हैं? या चैट में लिख दो, चैट में। नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अरे सुन, आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं? हेलो। जी सर। बोलिए भाई, आवाज आ रही है। वहाँ आप लोग सुन रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल। जी सुन रहे हैं सर। जी सर। सुन रहे हैं? हम जी सभी सर। वाला प्रेजेंट सर। हम सभी प्रेजेंट हैं सर। कोई सवाल तो नहीं किसी का? नो सर, अभी तक नहीं तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये पता लगना चाहिए ना कि आप लोग सुन रहे हैं, यहीं पे हैं, कहीं गए नहीं हैं। सुन रहे ओके, हैं सर। जी सर, वेरी अटेंटिवली सर। ठीक है, फिर मैं सर बस अभी माइक आगे म्यूट थोड़ा करें। और बचा है 10 मिनट का, फिर आपके पास आता हूँ, है ना? जी सर। ओके सर। जी अब सर। हम करेंगे वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट जब यूज करते हैं, हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये देखिए, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द मीन स्कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन। यही इसी क्वेश्चन में ये शोध उद्देश्य है कि सरकारी, शासकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के माध्य गणित फलांकों की, उपलब्धि फलांकों की तुलना करना। और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है कि मीन स्कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन। शासकीय विद्यार्थियों के गणित उपलब्धि के माध्य फलांक निजी विद्यालयों की विद्यार्थियों की गणित उपलब्धि के माध्य फलांक से सार्थक रूप से निम्न है। तो ये बनाई है हमने नल हाइपोथेसिस। तो ऐसे में हम टू टेल टेस्ट में, ये टू टेल टेस्ट है, रिजेक्शन रीजन यहां रिजेक्ट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को, चाहे हमारा जेड इधर हो चाहे इधर हो, चाहे टी इधर हो चाहे इधर हो, हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें अगर टी इधर ही है या जेड इधर ही है तब हम रिजेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए -1.96 के इधर है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है रिजेक्शन रीजन, और ये यहां से इधर सारा है एक्सेप्टेंस रीजन या नॉन रिजेक्शन रीजन। मतलब अगर हमने कहा है कि लड़कों का उसका निजी वालों का प्राइवेट वालों का गवर्नमेंट से ज्यादा है, तो यहाँ गवर्नमेंट से ज्यादा होगा तभी इस टेल में है। अगर उल्टा होगा तो फिर इधर आएगा। तो इसलिए इस वन टेल टेस्ट को इंटरप्रेट करने की ये वो है विधि है कि सबसे पहले हमें टेस्ट वैल्यू जो है, टेस्ट में टू टेल्ड वैल्यू दी होती है हमें, तो इसको आधा करके हम वन टेल वैल्यू ले लें। और अब पी वन टेल को कंपेयर करें अल्फा लेवल के साथ, जैसा कि टू टेल को करते हैं। टू टेल को ना करके वन टेल को करें। और अब थोड़ा ये वो है, मान लीजिए पी आउटपुट में दिया है पी टू टेल्ड इज इक्वल टू 0.06। ओके, तो हम अब निकालेंगे पहले पी वन टेल्ड। पी वन टेल्ड जो है वो होगा इसका आधा, 0.06/2 बराबर 0.03। अब इसको तुलना करें 0.05 से और 0.01 से, तो 0.05 से कम है, इसका मतलब सार्थक है। अब अगर होता टू टेल टेस्ट तब हम कहते हैं कि H0 निरस्त होती है, H0 रिजेक्ट होती है। ओके, लेकिन यहाँ ये नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम देखेंगे कि माध्ययों के बीच में दिशा क्या है। तो अगर सार्थक है और दिशा भी वही है जो कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बताती है, तब हम H0 को निरस्त करेंगे, अदरवाइज हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे।
तो इसको समराइज किया है कि P1 टेल्ड अगर ये 0.05 से कम है तो सार्थक है, 0.05 से ज्यादा है तो सार्थक नहीं है। अगर सार्थक नहीं है तो शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट नहीं करते हम। लेकिन अगर सार्थक है तो भी एक स्थिति ऐसी है जबकि हम इसे निरस्त नहीं करते। वो जब है जबकि जो ऑब्जर्व मीन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्व मीन उसी दिशा में है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका उसी दिशा क्या मतलब है? उसी दिशा का मतलब है ये हमने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का सिग्निफिकेंटली कम है प्राइवेट वालों के मुकाबले। तो ये जो हमने देखा यहाँ टेबल में, ये टेबल में ये मीन जो है ये है ऑब्जर्व्ड मीन। ये ऑब्जर्व्ड मीन मतलब मीन जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो ये हैं। इनमें गवर्नमेंट वालों का मीन कम है और प्राइवेट वालों का ज्यादा है। और हमने जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है वो भी यही कहती है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बाद में नहीं बनती, पहले बनती है। तो इसलिए हो सकता है हमने पहले बनाया हो कि गवर्नमेंट वाले बच्चों के जो परफॉर्मेंस है वो कम रहेगी, लेकिन बाई चांस वो कम नहीं रही, उल्टा हो गया। तब ऐसे केस में हम सार्थक होने के बावजूद भी उसे निरस्त नहीं करेंगे। तो ये है इसका बेसिक फंडा। देखिए इसे जरा फिर से ध्यान से देखें। अगर P1 टेल्ड सार्थक है तो दो स्थितियां बन सकती हैं। एक स्थिति वो है जबकि एक्चुअल माध्य जो है वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरह ही है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कह रही है ये मीन ज्यादा है, ये मीन कम है, वही स्थिति है। तब तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और डायरेक्शनल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उल्टा है तो अब हम नल को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं इसका ये समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल ले लेंगे। ये देखिए वही जो अभी हमने किया था वही सेम चीज है। इसी डेटा को हम कर रहे हैं। अब हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है इसी को, तो उसमें 1 टेल में और 2 टेल में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही लगेगा जैसे लगता है। ओके, लेकिन फर्क है कि 2 टेल्ड अगर हम कर रहे हैं तो हम ये 2 टेल्ड सिग्निफिकेंस वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू इंटरप्रेट, ये 2 टेल्ड, तो हम ये 2 टेल्ड वैल्यू ये लेंगे। और अगर हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है तो इसको आधा करेंगे पहले, ऐसा। अब इसकी तुलना करेंगे 0.01 से, अभी भी ये 0.01 से कम है। ये फर्क है, पहला फर्क। दूसरा फर्क है कि अब हम दिशा देखेंगे। ये दूसरा फर्क है। अगर दिशा वही है जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक्चुअल मीन्स की दिशा सेम है, जो एक्चुअल मीन कह रहे हैं वही डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कह रही है, तब हम H0 रिजेक्ट कर देंगे H1 के फेवर में और वर्णन नहीं करेंगे। ये दो अंतर है 1 टेल टेस्ट में और 2 टेल टेस्ट में। ये देखिए ये इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखी जाएगी 1 टेल टेस्ट की। फ्रॉम टेबल 8 द टी वैल्यू फॉर मैथमेटिक्स अचीवमेंट इज -3. ये वही टी वैल्यू वही रहेगी। अब हम कह रहे हैं उसकी 1 टेल सिग्निफिकेंस वैल्यू, क्योंकि हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है और हम 1 टेल टेस्ट लगा रहे हैं, तो 1 टेल पी वैल्यू है 0.002/2 0.001। डिग्री ऑफ फ्रीडम 15.6। ये वैल्यू 0.01 से कम है, इसलिए सार्थक है। अब सार्थक है तो इसका मतलब शून्य परिकल्पना निरस्त कर दें? नहीं, अब हम दिशा देखेंगे। फर्दर फ्रॉम टेबल 7 mean mathematics achievement of government school children is significantly lower than that of the private school children as stated in the directional hypothesis.
तो दिशा सेम है, दिशा समान है, इसलिए therefore the null hypothesis is rejected in favor of the directional hypothesis. वन डेल्ट ऐसे ये बताता है कि हमारा डिफरेंस किस टेल में है, इधर है कि इधर है, इसमें है कि इसमें है, तो इसी में होना चाहिए, वो सार्थक में होना चाहिए और इसी में होना चाहिए। अगर सार्थक है और इसमें नहीं है, इधर है, तब फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी। Therefore, it can be concluded that directional hypothesis is retained. अब ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आखिरी उदाहरण है, जबकि हमारे रिजल्ट अपोजिट हैं, हाइपोथेसिस जो बनाई है वो कुछ और है और एक्चुअल मीन कुछ और है, उल्टे हैं। एक ही उदाहरण है। अभी डेटा की तरफ ध्यान मत दीजिए और आप ये देखिए कि नल हाइपोथेसिस क्या बनाई है। यहां पर डेटा में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ डेटा, ये वाला, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल है मीडियम। मीडियम हिंदी और इंग्लिश है। तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों की वो पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो हमने नल हाइपोथेसिस और ये बनाई है शोध उद्देश्य और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। शोध उद्देश्य है टू कंपेयर द मीन पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्नातक विद्यार्थियों के राजनीतिक जागरूकता के माध्य फलांकों की तुलना करना। और डायरेक्शन हमने बनाई है, कल भी डिस्कस हुआ था कि हिंदी मीडियम वालों की पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा है। हिंदी मीडियम स्नातक विद्यार्थियों के माध्य राजनीतिक जागरूकता फलांक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के माध्य राजनीतिक जागरूकता फलांकों से सार्थक रूप से उच्च हैं। हिंदी मीडियम ग्रेटर देन द इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम इज ग्रेटर देन द इंग्लिश मीडियम। ये हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है, रिजल्ट है कि हिंदी मीडियम 35.5, अंग्रेजी मीडियम 76.7। तो हिंदी मीडियम इज लेस देन इंग्लिश मीडियम। ये 35 है ना, और ये 46.75 है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कह रही है कि हिंदी मीडियम वालों के माध्य ज्यादा होंगे अंग्रेजी वालों से, लेकिन वास्तव में वो स्थिति नहीं है। अब देखते हैं, सैंपल साइज इक्वल है, वेरिएंसेस भी इक्वल है, इनकी रेशो 2 नहीं है। रिजल्ट लेविन्स टेस्ट का ये भी वो है, इक्वल है क्योंकि ये 0.05 से बड़ा है। यहां देखिए ये सार्थक है। इक्वल वेरिएंस अज्यूम वाली लाइन करेंगे हम तो ये है टी का मान, और ये है टू टेल सार्थकता मान, टू टेल का आधा, ये भी 0.000, ये 0.01 से कम है। ये पी वन टेल हुआ, पी वन टेल 0.01 से कम है, सार्थक है। तो सार्थक होने का मतलब ये नहीं हुआ कि निरस्त हो जाए। निरस्त जब होगी जबकि वही दिशा हो जो दिशा तय की गई है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में, तो वो उल्टी है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। देखिए ये इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखी जाएगी, फ्रॉम टेबल 10 the assumption of variance homogeneity looks tenable as Levin's statistics is not significant at 0.05 level of significance, f 0.149, p 0.702 जो 0.05 से अधिक है। Further, the t value for political awareness is 4.07 whose one tail significance is 0.000, वन टेल का जिक्र करेंगे यहाँ, टू टेल नहीं है।
इज 0.000 डिवाइडेड बाय 2, वो भी 0.000 है, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 38. This one tailed p value is less than 0.01, therefore significant at 0.01 level of significance. अब अगर होता टू टेल टेस्ट तो यहां हम कह देते कि H0 इज रिजेक्टेड, लेकिन क्योंकि वन टेल्ड है तो हम ये नहीं कहेंगे, अभी पहले दिशा देखेंगे. फ्रॉम टेबल 9, द मीन पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ हिंदी मीडियम ग्रेजुएट्स 35.5 is significantly lower than that of the English medium graduate 46.75, which is opposite to the directional hypothesis, because directional hypothesis says the mean political awareness of Hindi medium is greater than the English medium, but here it is opposite. Therefore, the null hypothesis cannot be rejected in favor of the directional hypothesis. Hence, it can be concluded that the mean score of political awareness of Hindi medium graduate is not significantly different from that of English medium graduate. ये देखिए, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें सार्थक अंतर मिल रहे हैं और तो भी हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है. तो यहाँ अपना प्रेजेंटेशन समाप्त होता है. अब ये एक एक्सरसाइज है, अगर आप में से कोई लोग करना चाहें इसे, तो इसे आप नोट कर लें और इसकी इंटरप्रिटेशन लिखें. और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद. इसे मैं नोट करने का आपको टाइम दे रहा हूं. आप इसकी फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से, या आप कंप्यूटर लैपटॉप पर है तो प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए. प्रिंट स्क्रीन या पिक्चर ले लो इसकी. और आप चाहें तो मुझे मेरे ईमेल पर आप अपना आंसर भेज सकते हैं. मेरा ईमेल है sktyagi.sk@gmail.com. सब स्मॉल है, sktyagi.sk. ओके, तो इसका नोट कर लिया आपने. ये वाला नोट हो गया आपका, मतलब पिक्चर ले ली. जी सर. जी सर. जी सर. यस सर. वो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और ये लेविन्स टेस्ट का रिजल्ट है और टी टेस्ट के रिजल्ट हैं. तो इन दोनों को आपको इंटरप्रेट करना है और वो भी निकालना है इफेक्ट साइज विद इफेक्ट साइज, और इनकी व्याख्या लिखनी है. हो गया है भी नोट? जी सर. जी सर. जी सर. फोटो प्रिंट स्क्रीन हो गया? जी सर. तो इस तरह हमने जो टी टेस्ट है उसके सारी परिस्थितियां देख ली और हर परिस्थिति में कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये देख लिया. टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट देखा और इफेक्ट साइज देखे सबके. तो ये इतना हमने देखा. अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं और आपके सवालों की प्रतीक्षा करता हूं कि आप में से कोई कुछ पूछता तो. हाँ जी, कोई सवाल किसी का हो तो. अपने सैनी जी हैं, उपस्थित हैं? नहीं है? नहीं है. तो लगता है कोई सवाल नहीं है, तो मैं आपसे फिर इजाजत लेता हूं
और हम मिलते हैं अगले शनिवार को। अगली बार करेंगे हम पेयर्ड सैंपल या कोरिलेटिव टेस्ट। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके जी, आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने संडे के दिन हमें सुना। अपना संडे बहुत बहुत धन्यवाद सर। सैनी साहब थैंक यू आगे। सो मच सर। थैंक सैनी यू साहब आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर। कोई सवाल नहीं है, आप अगर एक आध सवाल निकलवा सको तो आपकी वो होगी। सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया होगा कि इनके साथ जिज्ञासाएं थी वो शांत हो गई होंगी शायद, इसीलिए प्रश्न नहीं है इनका। तो मैंने इन्हें होमवर्क भी दिया है कुछ थोड़ा बहुत, तो अगर ये गुड सर। कर लेंगे। आप ठीक में है से सर। मुझे उम्मीद है कि 3-4 लोग 3-4 कर ले हैं और 3-4 भेज दें मेरे को, तो बड़ी बात होगी। करेंगे सर, करेंगे, ये लोग करेंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर कोशिश करके भेजेंगे। सर यकीन कोशिश करनी है कि ठीक है, आप लोग सर ने जो आपको टास्क दिया है इसे आप जरूर पूरा करिए, ठीक है, ताकि सर भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सके आपसे जी और सर। आपके काम को आगे बढ़ा सकें। जी सर भी सर। उसमें फिर इंटरेस्ट sir, लेंगे, yes, आगे sir. आपसे कुछ करेंगे। जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच सर। सर की पीपीटी जरूर सेंड करवा दीजिएगा ग्रुप में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर की पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो ठीक Thank है you, सर, sir. आप सबका धन्यवाद है ना। निकलते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके सर, वेलकम। सर अमोद सिंह सर, सर अटेंडेंस दे दीजिए। जी बताइए, बताइए। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस अटेंडेंस हो चुकी है। अरे सर मेरे तो इशू था ना सर, इसलिए नहीं आ पाया मैं, तो सर रोज वाला हूँ, रेगुलर आदमी हूँ सर। तो इतना लेट ऐसे हो गए? अरे सर नेटवर्क प्रॉब्लम